क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक कन्वर्जन दे रखा है। ये कन्वर्जन आपकी क्लास 11 एनसीईआरटी से डायरेक्टली लिया गया है। अगर आप देखेंगे इसमें तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, दैट इज C2H5Cl, यानी हम इसको लिख सकते हैं CH3CH2Cl। जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है एल्कोहलिक KOH एंड हीट, आपको पता है ये E2 एलिमिनेशन है। एंड प्यारे बच्चों, जहां पे Cl है वो अल्फा कार्बन, बगल में ये बीटा, बीटा से H और अल्फा से Cl निकलेगा। एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपने यहां से HCl निकाल दिया। दिस इज कॉल्ड एज इथाइलिन, इसे बोलते हैं इथाइलिन, कॉमन नेम है। या फिर हमने लिख दिया दिस इज द इथीन, नाम पर भी ध्यान देना आप लोग। उसके बाद वह इसकी रिएक्शन कराता है Br2 के साथ, Br2 लिख सकता है, Br2CCl4 लिख सकता है, Br2 कार्बन डाइसल्फाइड लिख सकता है, एटसेट्रा। दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एंड इसमें नॉन क्लासिकल कैटायन का फॉर्मेशन होता है, एंटी एडिशन होता है। एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH2Br, एंड आपके सामने बन गया Br। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज इथाइलिन, इथाइलिन डाइब्रोमाइड, डाइब्रोमाइड जो कि विसनल डाइब्रोमाइड है प्यारे बच्चों। नाउ अब आपके सामने फिर से उन्होंने लिया है एल्कोहलिक KOH, वेरी गुड, एल्कोहलिक KOH आया है, एलिमिनेशन कराएगा एंड आपके सामने निकाल देगा यहाँ पर वापस से HCl। माना यहाँ से ये Br निकल रहा है, ये अल्फा है तो यहाँ से H निकाल देना, बीटा से H, बीटा से H, अल्फा से Br। एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CHBr, ये आपके सामने बन गया। दिस इज कॉल्ड एज विनाइल ब्रोमाइड। अब ध्यान से सुनना, इस स्टेप में हम अगेन एल्कोहलिक KOH नहीं ले सकते, बिकॉज यहां पर आप देखेंगे तो ये आपके सामने रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के कारण एल्कोहलिक KOH हम यहां नहीं ले सकते, दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस स्टेप। तो हमें एल्कोहलिक KOH से स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, और वो स्ट्रॉन्ग बेस आपके सामने आता है प्यारे बच्चों सोडामाइड, NaNH2, जो यहाँ पर दे रखा है सोडामाइड। अब सोडामाइड क्या करेगा प्यारे बच्चों, ध्यान समझना, यहाँ से H निकालेगा, यहाँ से Br निकालेगा, मैकेनिज्म क्लास में आपको बताई जा चुकी है। HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिन, जिसे हमने बोला एसिटाइलिन इज आल्सो कॉल्ड एज इथाइन इन IUPAC नेम। नाउ तो आपके सामने ये बन गया C, हम C तक पहुंच चुके हैं, ये है आपके सामने C। सबसे पहले एल्कोहलिक KOH और हीट से जो हमने बनाया था ये था प्यारे बच्चों आपके सामने A, एंड Br2 के साथ रिएक्शन करने के बाद ये आपके सामने बन गया था B। अब C की रिएक्शन उसने रेड हॉट एफिड ट्यूब, तो हम जब इसकी रिएक्शन प्यारे बच्चों रेड हॉट एफिड ट्यूब या कॉपर ट्यूब कुछ भी ले सकते हैं प्यारे बच्चों, हमने ले लिया रेड हॉट एफी या कॉपर ट्यूब लिया प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। तो यहां पर पॉलीमराइजेशन हो जाता है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होता है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन मिलकर देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, ये बेंजीन बना देते हैं प्यारे बच्चों। बेंजीन को हम लोग 6 एनुलिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए साहब, नाउ अब ये आपके सामने जो बेंजीन बन गया है ये आ गया आपके सामने D। उसके बाद के स्टेप में इन्होंने क्या किया है, O3 जिंक H2O, प्यारे बच्चों दिस इज कॉल्ड एज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, और इसके रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से, बेंजीन के रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ 3 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल, 3 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल का फॉर्मेशन होता है। सिंपली आप कर सकते हो, डबल बॉन्ड को तोड़ दे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दे, डबल बॉन्ड को तोड़ दे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दे, डबल बॉन्ड को तोड़ दे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दे, एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, 3 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल मिलेगा। एंड ये आपके सामने बन गया E। तो ये हमने A to E बना दिया। अब वो पूछ रहा है कि बताओ, आइए मैच कर लेते हैं, C क्या है। C क्या आपके सामने एसिटाइलिन है, C सही है। D क्या है, क्या बेंजीन है, D सही है।
बी क्या है, क्या इथाइलिन डाइब्रोमाइड है? एकदम सही है, वेरी गुड, आपके सामने बी भी सही है। क्या आपके सामने ई जो है, ई क्या आपके सामने बन रहा है, ग्लाइऑक्सल बन रहा है, एकदम सही है। ए क्या है आपके सामने, क्या आपके सामने इथाइलिन है? यस, एकदम सही है। एंड प्यारे बच्चों, सी क्या है, इथाइन या एसिटाइलिन है, एकदम सही है, सारे सही हैं। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट की बात कर रहा है, ओनली ए बी, ओनली ए सी, ओनली बी। आप समझ चुके हैं कि सारे ही करेक्ट हैं, ए बी एंड सी, तो आंसर हो जाएगा 4। एनसीईआरटी में बहुत प्यारा कन्वर्जन दे रखा है, तो इसको क्वेश्चंस के रूप में आपके सामने फ्रेम करके प्रेजेंट किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी फ्रेम्ड क्वेश्चन है, एकदम फ्रेम्ड क्वेश्चन है कि जब हम क्यूमीन की रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल बेंजीन एंड आइसोप्रोपाइल बेंजीन आल्सो कॉल्ड एज क्यूमीन। जब क्यूमीन की रिएक्शन हम O2 एयर के साथ कराते हैं, एयर भी लिख सकता है, O2 भी लिख सकता है, तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, इसमें वह कार्बन जिस पर फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल बने, जिस पर फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल बने, वहां के CH बॉन्ड को तोड़कर O2 वहां पे इंसर्ट कर दो। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं, एक आपके सामने ये, दूसरा ये, और तीसरा आपके मान लो रिंग पर, कहीं पर भी अगर मैं आपसे कहूं तो बताओ फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल कहां बनेगा? आप भी समझदार हैं, आपको पता है सर इस H को तोड़ दिया जाए, यहां पर बनने वाला फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा बेंजीन रिंग से। तो जहां बनने वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल हो, वहीं पर क्या कर दो, आप CH बॉन्ड को तोड़ो और उसमें O2 जोड़ दो, O बॉन्ड, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्लास में आपको समझाया गया है चीजों को, तो अगर आप ध्यान से समझते हैं तो आपके सामने ध्यान से देखना बेटा, जो चीजें बन के आ रही हैं, ये बेंजीन रिंग बनाया, बेंजीन रिंग बनाया। नाउ यहां पे आपके सामने कार्बन, ये हमने लिख दिया दिस इज द CH3, और यहां पर लिख दिया CH3। प्यारे बच्चों, यहां पर बनने वाला फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, तो क्या होगा, CH के बॉन्ड को तोड़ो, बीच में OO जोड़ो, मैकेनिज्म क्लास में आपको बताई गई है। तो आपके सामने जो चीजें बनेंगी, यहां बीच में O2 आ जाएगा इस फॉर्म में, और ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, ये आपके सामने लग गया H। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, इसे बोल दिया क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड के नाम से इसको बोल दिया। अब सुना ध्यान से, H+H2O या डाइल्यूट H2SO4 भी लिख सकता है। मैं भी यहाँ की पॉइंट से बताऊंगा प्यारे बच्चों, ट्रिक से बताऊंगा, बिकॉज इसकी मैकेनिज्म मल्टी स्टेप की है, वो आपको क्लास में बताई गई है। आपको करना क्या है, ये जो मिथाइल है और ये बेंजीन रिंग है, इन तीनों ग्रुप को देखो, इसमें जिस ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर से सुनना मेरी बात, इन तीनों में जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, वो ऐसे इस फॉर्म में उसको बाहर निकाल दो। जब बाहर निकला तो पीएच के साथ कौन आ गया, OH, एक फिनॉल बनेगा, यहां डबल बॉन्ड लग जाएगा, ये एसीटोन बनेगा, एक फिनॉल और दूसरा एसीटोन बनेगा। अब इसमें एक पॉइंट है, मैं आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले इधर देखते हैं। तो अच्छा, उसने ये भी नहीं लिखा, B+C लिख दिया, कहा भाई कौन सा फिनॉल है, कौन सा एसीटोन है, तो आगे कुछ उसने लिखे हैं टेस्ट, जैसे C वाला है गिव 2,4-DNP टेस्ट। तो प्यारे बच्चों, ये जो 2,4-DNP टेस्ट होता है, दिस इज द टेस्ट फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड, टेस्ट फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो। 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों ब्रेडी रिएजेंट, और ये बनाता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, जो रेड, ऑरेंज और येलो प्रेसिपिटेट, रॉय प्रेसिपिटेट में से कोई भी हो सकता है। तो इतना तो पता चल गया कि कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो इन दोनों में कार्बोनाइल कंपाउंड एक एसीटोन बनने वाला है। तो CH3 जो आपके सामने यहाँ पे है, CH3, C डबल बॉन्ड OCH3, ये जो एसीटोन है, ये आपके सामने क्लियर हो गया कि ये क्या है, C है। तो B अपने आप में क्या होगा, B फिनॉल होगा। चलिए साहब, हमने B के सामने लिख दिया, ये लिख दिया आपके सामने दिस इज द फिनॉल। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक ही क्वेश्चंस के थ्रू बहुत कुछ रिवाइज करने का मैंने प्रयास किया है आपके सामने। यहां पर जब हम मैकेनिज्म पढ़ाते हैं क्लास में,
तब बताते हैं। लेकिन मान लो अभी तो आपने मैकेनिज्म नहीं पढ़ी है, लेकिन मान लो कहीं ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, अगर आपने मैकेनिज्म अभी नहीं पढ़ी है और आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, और मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वह कहे कि इस फिनॉल में इन दोनों में से कौन सा ऑक्सीजन जाता है। ट्रिक तो ये कह रहा है कि बाहर वाला ऑक्सीजन जा रहा है, लेकिन नहीं प्यारे बच्चों, ये वाला जो ऑक्सीजन होता है, ये वाला ऑक्सीजन जो आपके सामने है, वही वाला ऑक्सीजन यहां पे जाता है प्यारे बच्चों फिनॉल में। इसमें शिफ्टिंग होती है, इसके मैकेनिज्म में प्यारे बच्चों शिफ्टिंग इन्वॉल्व्ड है, जिसके कारण क्या है, ये जो बेंजीन रिंग है इसके साथ ये वाला ऑक्सीजन जाएगा और फिनॉल बनेगा। ये आपको सामने बता दिया मैकेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करके। चलो साहब, अब फिनॉल भी बन गया है। फिनॉल की रिएक्शन वो CaCl3 प्लस एक्वस NaOH से करा रहा है, फॉलोड बाई H प्लस, दैट इज एसिडिफिकेशन। तो प्यारे बच्चों, ये आपको रिएक्शन याद आ रहा होगा, ये रिएक्शन है राइमर-टाइमर रिएक्शन, जिसमें हम करते हैं फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिल एल्डिहाइड। और डी जो आपके सामने बनेगा, मैं इधर बना रहा हूं, फिनॉल का फॉर्माइलेशन होता है प्यारे बच्चों। ये आपके सामने है फिनॉल, और उसके आर्थो पोजीशन पर फॉर्माइल ग्रुप लग जाता है। और यहां पर आपको भी दिख रहा है, यहां पे आपको इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग भी नजर आ रही है, एंड दिस इज कॉल्ड एज सैलिसिल एल्डिहाइड। और यही यहाँ का मेजर प्रोडक्ट बनता है, ये यहाँ का मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो ये हो गया डी। अब इन सारे ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखते हुए आइए देखें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द नंबर्स ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें कितने करेक्ट स्टेटमेंट हैं, ठीक है ना। तो बी इज सॉल्युबल इन एक्वस NaOH, बी कहाँ है, फिनॉल, वेरी गुड। अगर हम बात करें कि कोई भी ऐसा एसिड जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा होती है, वह एसिड जो होता है दैट इज सॉल्युबल इन एक्वस NaOH, एंड वी नो दैट कि फिनॉल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है प्यारे बच्चों, वो वाटर से ज्यादा होती है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यस, हम कह सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। डाइक्लोरोकार्बन इज इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन B2D कन्वर्जन, एकदम सही है प्यारे बच्चों। जब ये आपके सामने CaCl3 प्लस एक्वस NaOH इन्वॉल्व होता है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है प्यारे बच्चों, वो बनता है डाइक्लोरोकार्बीन, और उसी का कार्बन यहाँ पे ये जो है ना फॉर्माइल ग्रुप में आता है, एल्डिहाइड के रूप में आता है। एकदम सही है बेटा। ए इज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ये जो आपके सामने हमने बनाया है, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, एकदम सही है। एंड डी इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड, नहीं साहब, सैलिसिलिक एसिड नहीं होता है, वो क्या है आपके सामने, यहां होना चाहिए था सैलिसिल एल्डिहाइड। एक ही क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चंस आपके इन्वॉल्व हो गए हैं, एक इससे बेहतर रिवीजन वाला क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो अगर पूछा जाए नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं, तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा गलत है। तो आंसर हो जाएगा, हाँ ध्यान सुनना, आंसर हो जाएगा 3। ये 3 मत टिक कर देना भैया, वो टिक करना 4 में आंसर दे रखा है, 4th ऑप्शन में दे रखा है कि आंसर है 3। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फ्रेम्ड किया हुआ क्वेश्चन है और NCERT से लिया हुआ क्वेश्चन है। पेज नंबर आप देख सकते हो, और इसके रिवीजन में बहुत सारी चीजें आपको पता चली होंगी। बेहतरीन क्वेश्चन ये आपके सामने दे रखा है, NCERT क्यूमीन, दिस इज अ क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ये आपके सामने लिखा हुआ है फिनॉल, और ये आपके सामने है एसीटोन, और वर्ल्ड वाइड में सबसे ज्यादा फिनॉल इसी मेथड से बनाया जाता है। तो इसमें इस पर भी क्वेश्चन आता है, उसको रटने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको की पॉइंट बता दिया है। जहां पर बनने वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल हो, वहां के CH बॉन्ड को तोड़ दो और OO अंदर जोड़ दो। दूसरा है राइमर-टाइमर रिएक्शन में CaCl3 एक्वस NaOH। प्यारे बच्चों, ये इंटरमीडिएट पर भी आप फोकस करना, ठीक है ना। ये आपके सामने सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड का जो इंटरमीडिएट बनता है, इस पर भी आप फोकस करना, एंड आपके सामने फाइनल प्रोडक्ट इज सैलिसिल एल्डिहाइड। ये सारे क्वेश्चंस ये भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है, इसका हर एक पॉइंट पूछा जा चुका है। हो सकता है कमिंग एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। चलो साहब, मेटामेरिज्म कहां होता है कि जो आइसोमर बोले तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये तो निश्चित है। नाउ
अगर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, मेटामर इज ए आइसोमर, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, चाहे बाईवैलेंट हो चाहे ट्राईवैलेंट हो। अगर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप सेम है एंड जो एल्काइल ग्रुप आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जो आपके एल्काइल ग्रुप हैं उनमें चेंज आता है तो वो मेटामेरिज्म शो करते हैं। अच्छा चलो, ये आपके सामने है, दिस इज द 2 डिग्री एमाइन, तो 2 डिग्री एमाइन ही होना चाहिए। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज होते ही वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में चला जाएगा। और इधर देखो, ये बड़े आसानी से क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया गया है, यानी आपको कंफ्यूज करने का भी प्रयास किया गया है। NH लिखा गया, NH नहीं प्यारे बच्चों, ये NH2 है, और NH2 है तो प्यारे बच्चों ये 1 डिग्री अमाइन है, और 1 डिग्री अमाइन है तो प्यारे बच्चों ये मेटामेरिज्म नहीं होगा, ये आपके सामने फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगा। तो इसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो प्यारे बच्चों ये तो आपके सामने इनकरेक्ट हो गया। नाउ उसके बाद कह रहा है दूसरा एग्जांपल, जैसे ये आपके सामने है, पोजीशन आइसोमर में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम पीसीसी प्रिंसिपल कार्बन चेन एंड साइड चेन, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्सिट्यूएंट। तो पीसीसी इसमें सेम होनी चाहिए। अगर हम आपसे बात करें तो देखो 1 2 3 4, और यहां देखते हो तो 1 2 और 3 डिफरेंट पीसीसी आ गई। पीसीसी यहां पर आपके सामने 4 कार्बन की है और पीसीसी आपकी यहां पर 3 कार्बन की है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है प्यारे बच्चों, पोजीशन आइसोमर नहीं होगा। ये आपका एग्जांपल हो जाएगा किसका, चेन आइसोमेरिज्म का। ये आपके सामने है चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। चले साहब, तो ये भी क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। अगला है, कह रहा है ये चेन आइसोमर है। आइए देख लेते हैं। अगर आप देखोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका सेम है, आप चेक कर सकते हो, आप ड्यू कंसेप्ट से भी मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये है 1, ये है 2, ये है आपके सामने 3 और ये है आपके सामने 4, 4 कार्बन की पीसीसी हो गई। यहाँ पे प्यारे बच्चों 1 2 3 4 और 5 कार्बन की पीसीसी हो गई। प्यारे बच्चों एक नंबर हम COOH ग्रुप से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग। अब अगर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम फंक्शनल ग्रुप, ध्यान सुना, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट पीसीसी और साइड चेन, तो वो क्या होगा, चेन आइसोमेरिज्म। यस, यहाँ की पीसीसी 4 कार्बन की, यहाँ की पीसीसी 5 कार्बन की, यहाँ की पीसीसी 4 कार्बन, यहाँ की पीसीसी 5 कार्बन, तो यस ये चेन आइसोमर है, एकदम सही है। अगला जो आपके सामने है, कह रहा है कि गिवन कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर बात करें अनसैचुरेशन तो वो मुझे दिख रहा है, मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है कि हाँ ये अनसैचुरेशन है, लेकिन गलती हो सकती है, हो सकता है कुछ लोगों से गलती हुई भी हो, इसलिए जानबूझकर इस क्वेश्चन को दिया गया है। प्यारे बच्चों ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन आ चुका है, तो ये आपके सामने हो गया है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है, तो प्यारे बच्चों ये भी गलत है। हाँ, अगर इसमें कहा गया होता कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है तो ये सही होता। तो अगर देखा जाए तो करेक्ट स्टेटमेंट उसने पूछा है तो आंसर है ओनली सी, ओनली सी। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? एक बेहतरीन क्वेश्चन के थ्रू मल्टीपल कंसेप्ट के साथ आप रिवाइज कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ करेक्ट मैच। वाह क्या बात है, इस तरह के क्वेश्चंस जो है जेईई मेंस में पूछे गए हैं। एनुलिन्स पर उसने मोर देन 1 टाइम क्वेश्चंस पूछे हैं प्यारे बच्चों, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार वापस से एनुलिन का रिवीजन करा दिया जाए। क्लास में आपको सब पढ़ाया गया है। तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, एंड आपके सामने इधर कंपाउंड दिए हैं तो उसके बारे में चर्चा करनी है। जैसे ट्रोपोन 6 एनुलिन, 8 एनुलिन, 10 एनुलिन एंड 14 एनुलिन। पहले मैं बता देता हूं, ट्रोपोन एरोमेटिक होता है, सही है। 6 एनुलिन एरोमेटिक सही है, 8 एनुलिन नॉन एरोमेटिक सही है, 10 एनुलिन नॉन एरोमेटिक सही है एंड 14 एनुलिन एरोमेटिक सही है। तो अगर पहले आंसर की बात करें तो नंबर ऑफ करेक्ट मैच जो है सारे मैच सही हैं, तो आंसर हो जाएगा आपके सामने 1, आंसर हो जाएगा आपके सामने 1। अब ध्यान समझना, ये जो आपके सामने है दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ट्रोपोन, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। प्यारे बच्चों ट्रोपोन में अगर हम इस पोलर पाई बॉन्ड को टूवर्ड्स मोर यूनिटम ब्रेक कर दें, यानी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, ये प्लस है और ये माइनस है,
तो जब आप इस रिंग को देखते हैं, इस रिंग को देखते हैं तो ये आपको एरोमेटिक नजर आती है। 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन ऑड पेयर है। ये स्पीसीज आपके सामने है प्यारे बच्चों, एरोमेटिक। एरोमेटिक तो ये इसी पोलराइज फॉर्म में ही रहता है, आयनिक फॉर्म में रहता है। इस फॉर्म में देखा जाए तो इसमें कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन इस फॉर्म में देखा, इधर डबल अल्टरनेट डबल अल्टरनेट डबल अल्टरनेट डबल ऊपर चला गया, लेकिन यहां पॉजिटिव चार्ज आते ही डबल अल्टरनेट डबल अल्टरनेट डबल अल्टरनेट पॉजिटिव अल्टरनेट डबल, एक कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस नजर आ रहा है। तो ये इसी फॉर्म में रहता है। और जो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जो आयनिक फॉर्म में एरोमेटिक होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन ये क्या है, हम सिंपली लिख दे रहे हैं इसको एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये सही है। अब टर्म आया एनुलिन। एनुलिन क्या होते हैं? एनुलिन जो होते हैं मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जैसे ये मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, जिसमें अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड हो। देखो डबल अल्टरनेट डबल अल्टरनेट डबल अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यहाँ पे देखो डबल अल्टरनेट डबल अल्टरनेट डबल अल्टरनेट डबल अल्टरनेट या डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे स्पीसीज को बोलते हैं हम लोग एनुलिन, और इनको लिखने का तरीका होता है एक्स एनुलिन, जहां एक्स रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन को। जैसे फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल वेल नोन एग्जांपल है, दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन। ये आपके सामने है बेंजीन। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या ये मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है? हाँ। क्या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पर है? हाँ। क्या इसको एनुलिन कहेंगे? हाँ। कौन सा एनुलिन कहेंगे सर? एक्स एनुलिन कहेंगे। एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6। तो बेंजीन का ही एक और नाम है क्या प्यारे बच्चों? 6 एनुलिन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, इसी का नाम क्या है? 6 एनुलिन। एंड यू नो वेल कि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन है, ऑड पेयर पाई इलेक्ट्रॉन है। प्यारे बच्चों, ये मॉलिक्यूल कैसा है? एरोमेटिक है। बच्चे बच्चे को याद रहता है कि एरोमेटिक है। दिस मॉलिक्यूल, देखे बेटा, इसमें क्या मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन? यस। अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड? एस। नंबर ऑफ कार्बन 8 है। तो प्यारे बच्चों इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज 8 एनुलिन। 8 एनुलिन, या इसी को बोलते हैं कॉट साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। अब 8 कार्बन में रिंग में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अब है क्या, अगर ये प्लेनर रहा तो ये कैसा हो जाएगा? 2 2 4 2 6 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण एंटी एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आर हाईली अनस्टेबल, दे डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर एंड टू गेन स्टेबिलिटी आइदर दे डाइमराइज और शो रिडॉक्स रिएक्शन और सो नॉन प्लेनर नेचर, जिससे कि क्या हो जाए? वो नॉन एरोमेटिक हो जाए। तो ये क्या करता है? ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी प्यारे बच्चों, ये साइक्लोऑक्टा टेट्राइन जो है वो इस फॉर्म में नहीं पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका टब शेप में। ये टब शेप में पाया जाता है, और टब शेप में पाए जाने के कारण अब ये नॉन प्लेनर हो गया प्यारे बच्चों। ये नॉन प्लेनर हो गया, और नॉन प्लेनर होने के कारण टब शेप हो गया। ये कैसा है? नॉन प्लेनर है। और नॉन प्लेनर होने के कारण ये कैसा हो गया प्यारे बच्चों? नॉन एरोमेटिक। ये हो गया प्यारे बच्चों, नॉन एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। तो सर हम ऐसा बना कर दें तो एग्जाम में? अरे प्यारे बच्चों, ये भी वही है, ये कॉपी में ऐसा पाया जा रहा है, ये कॉपी में ऐसा पाया जा रहा है, नेचर में ऐसा पाया जाता है। तो ये भी हमारा क्या है? दैट इज 8 एनुलिन जो है हमारा कैसा हो गया प्यारे बच्चों? दिस इज द नॉन एरोमेटिक। तो हमने देख लिया, प्रोपोन एरोमेटिक, 6 एनुलिन एरोमेटिक एंड 8 एनुलिन इज नॉन एरोमेटिक। नाउ द नेक्स्ट, ये हमारे सामने मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन विथ अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, एंड इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 10। आप काउंट कर लेंगे। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज 10 एनुलिन। 10 एनुलिन पर नंबर, कई बार क्वेश्चन, नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेईई मेंस में। दिस इज कॉल्ड 10 एनुलिन। अब 10 एनुलिन की बात करें, अगर आप इसको पहले से नहीं पढ़े होंगे तो आपको 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन या 5 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन के कारण ये कैसा नजर आएगा? एरोमेटिक नजर आएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, यहां पर जो हाइड्रोजन होता है और यहां पर जो हाइड्रोजन होता है उसमें क्या होता है? रिपल्सन होता है। ड्यू टू रिपल्सन ये आपके सामने रिपल्सन के कारण ये प्लेन से अलग हो जाते हैं एंड नॉन प्लेनर हो जाते हैं। यानी टू अवॉइड एच रिपल्सन, टू अवॉइड एच रिपल्सन, molecule become non-planar
और नॉन प्लेनर होते ही क्या हो गया प्यारे बच्चों, नॉन एरोमेटिक। क्यों रे? बिकॉज इसके पास कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्योंकि कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस के कारण अगर इंड्यूस्ड डायामैग्नेटिक रिंग करंट पैदा होती है तो वो एरोमेटिक होगा, और अगर इंड्यूस्ड पैरामैग्नेटिक रिंग करंट पैदा होती है तो वो एंटी एरोमेटिक होता है। इसमें रिंग करंट ही पैदा नहीं होती है क्योंकि कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस ही रुक जाता है। ठीक है साहब, तो 10 एनुलिन याद रखना, ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक। बाकी इसके मॉडिफिकेशंस क्लास में डिस्कस किए गए हैं। ये आपके सामने एग्जाम्पल जो लिया गया है NCERT एग्जाम्पलर से लिया गया है, बहुत ध्यान समझना, एग्जाम्पलर से लिया गया है। ये मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन विथ अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे तो आपको 14 नजर आएगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज, प्यारे बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज 14 एनुलिन। और इसमें देखा जाए तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2, हाँ 14 जो टोटल इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है, तो अपन बोल सकते हैं 14 पाई इलेक्ट्रॉन और 7 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन, ऑड पेयर पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण प्यारे बच्चों ये हक्कल्स रूल ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज सिस्टम को फॉलो करता है। हेंस दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक। तो यानी प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं सारे एग्जाम्पल के साथ मैंने जानबूझकर क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन तो मैं आपके सामने डिस्कस करता ही हूं, लेकिन इसकी भी पूरी कोशिश करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको उससे जुड़ी हुई सारी की सारी नॉलेज और आसपास और किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं अगर वो पूछे जाते हैं तो वही क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने चाहिए। तो ये सारे के सारे मैच कर दिए, सारे सही हैं, आपने देख लिया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहां मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स दिए हैं, यहां रिएजेंट यूज टू डिस्टिंग्विश। प्यारे बच्चों प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता ही आता है, ट्रेंड बन चुका है, इसलिए आप उसको रिवाइज करके जरूर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डाइथाइल एमाइन, डाइथाइल एमाइन जो आपके सामने है और इथाइल एमाइन है। डाइथाइल एमाइन आपके सामने 2 डिग्री अमाइन होता है और इथाइल एमाइन आपके सामने 1 डिग्री अमाइन है। तो 1 डिग्री अमाइन एंड 2 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश करने वाला ये दिख गया बेटा सेकंड नंबर। कौन सा रिएक्शन है? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कार्बिल अमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट, जिसमें NH2 प्राइमरी अमाइन ग्रुप चेंज हो जाता है आइसोसाइनाइड NC में, और एक ऑफेंसिव कलर आती है, एक फाउल स्मेलिंग कलर आती है जो कि ऑब्जर्वेशन होता है। तो ये आपके सामने हो गया, दिस इज द कार्बिल एमाइन रिएक्शन, कार्बिल एमाइन रिएक्शन। बहुत सही, चलिए साहब आइए आगे देखते हैं। नाउ एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन की बात करें तो एल्डिहाइड है, ये आपके सामने एल्डिहाइड हो गया और दूसरा आपके सामने कीटोन हो गया। अब देखो आप बताओ एल्डिहाइड कीटोन को किससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं? आप देख सकते हो कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन जो है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है, दिस इज कॉल्ड एज टॉलेंस रिएजेंट, दिस इज कॉल्ड एज टॉलेंस रिएजेंट। आपके सामने एग्जाम में वो Ag2O भी लिख सकता है, Ag2O भी लिख सकता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, तो आपके सामने B को हमने मैच कर दिया 4 से, जो कि एल्डिहाइड आपके सामने सिल्वर मिरर टेस्ट देगा Ag0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कीटोन ये टेस्ट नहीं देता। लेकिन याद रखना अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये टेस्ट देता है, एग्जाम्पल फ्रक्टोज, ठीक है ना। चलिए साहब बेंजोइन भी एग्जाम्पल इसका क्लास में बताया गया आपको। इथेनॉल एंड फिनॉल, इथेनॉल आपके सामने है एल्कोहल और फिनॉल आपके सामने दिख ही रहा है, दिस इज द फिनॉल। तो प्यारे बच्चों एल्कोहल और फिनॉल को डिफरेंशिएट करने का न्यूट्रल FeCl3, सी का आंसर होगा थर्ड, जो कि एल्कोहल के साथ टेस्ट नहीं देता लेकिन इनॉलिक कंपाउंड, इनॉलिक कंपाउंड, और फिनॉल तो चीख चीख के चिल्लाता है मेरे अंदर है इनॉल, दुनिया मुझे कहती है फिनॉल। और फिनॉल के साथ ये आपके सामने क्या देता है, वायलेट कलर देता है। कैसा देता है प्यारे बच्चों? वायलेट कलर की PPT देता है। और वो जो PPT बनता है वो भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज FePHO का होल 6 एंड यहां पर -3। प्यारे बच्चों ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है यहां पर, और ये आपके सामने वायलेट कलर का आपके सामने PPT मिलता है, कॉम्प्लेक्स मिलता है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? ठीक है ना। C6H5O भी लिख सकते हो इसको, इसका क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6, और यहाँ पे है ये +3 में है, ये -6 है, तो ये क्या हो जाएगा आपके सामने -3। चलो साहब आइए ध्यान से देखते हैं बेंजोइक एसिड एंड सिनामिक एसिड। बेंजोइक एसिड ये तो एसिड ग्रुप है, सिनामिक एसिड की बात करें
तो PH CH डबल बॉन्ड CH COOH, ये आपके सामने है सिनामिक एसिड। और सिनामिक एसिड में क्या आपको कार्बन 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 मल्टीपल बॉन्ड नजर आ रहा है, डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड होने के कारण प्यारे बच्चों ब्रोमीन वाटर Br2 प्लस H2O के साथ ये रिएक्शन करेगा एंड टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन देगा। एंड प्यारे बच्चों डी को हमने मैच कर दिया, किससे? 1 से मैच कर दिया। तो आपके सामने जो आंसर बन रहा है 2431 एंड 2431 आपके सामने आंसर हो गया 4। ठीक है ना। वैसे ब्रोमीन वाटर आपने और भी पढ़ा होगा कि जब हमने ग्लूकोज के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप को वो ऑक्सीडाइज कर देता है, एल्डिहाइड ग्रुप को वो ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें? एसिड में। लेकिन कीटोन ग्रुप का वो ऑक्सीडेशन नहीं करता है। तो यहां ब्रोमीन वाटर भी लिखा हुआ था एक ऑप्शन में। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है ना। चलिए साहब, लेकिन बाकी के अगर मैच देखेंगे तो उस मैच के हिसाब से जो सबसे परफेक्ट मैच आपके सामने बन रहा है वो बन रहा है 2431। 2431। क्या मेरी बात क्लियर हो गई बेटा? चलिए साहब, नाउ अब अगला जो ऑप्शन हमारे सामने है, ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अमॉन्गस द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड सॉल्युबल इन एक्वस NaOH। फिर से वही आ गया, सॉल्युबल इन एक्वस NaOH एट रूम टेम्परेचर। अब अगर हम बात करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने आपके सामने एक रिवीजन पैकेज लेके आया हूं कि ऐसा कोई प्रोटिक एसिड, ध्यान से सुनना, ऐसा कोई प्रोटिक एसिड जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा होती है, वह रिएक्ट विथ एक्वस NaOH और सॉल्युबल इन एक्वस NaOH। या ऐसा कोई प्रोटिक एसिड जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अमोनिया से ज्यादा होती है, रिएक्ट्स विथ सोडामाइड। ऐसा प्रोटिक एसिड जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से ज्यादा होती है ध्यान सुनना, तो आपके सामने रिएक्ट्स विथ एक्वस NaCO3 और soluble in aqueous NaCO3 and evolve CO2 gas. This CO2 comes from bicarbonate because जो H2CO3 बनता है वो टूट जाता है CO2 एंड वाटर में। आपको ये भी रटने की जरूरत नहीं है किससे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बिकॉज अगर मैंने कहा NaOH तो बताओ NaOH की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या ये बेस है OH माइनस, ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन होगा और बनाएगा क्या प्रोडक्ट में? वाटर ही बनाएगा। और कोई भी एसिड बेस इक्विलिब्रियम वीकर साइड में जाती है, वीकर एसिड साइड में जाती है। तो जब यहां से वाटर बनने वाला है तो वो वाटर वीक एसिड होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में है तो जो एसिड है वो स्ट्रांग होना चाहिए। हमें पता चल गया हमें वाटर से कंपेयर करना है। यहां पर क्या है प्यारे बच्चों? सोडामाइड NH2 माइनस, ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा NH3 बनाएगा, यानी कंपेयर किससे करना है? अमोनिया से करना है। ये आपके सामने क्या है? बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस, एसिड बेस रिएक्शन करके H2CO3 बनाएगा, कंपेयर किससे करना है? H2CO3 से करना है। तो रटने की जरूरत ही नहीं है, जो बनेगा उससे कंपेयर करना है और जो एसिड दे रखा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बनने वाले से ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। और कंपाउंड विथ एसिडिक और एक्टिव H, ऐसा कंपाउंड जिसमें एक्टिव या एसिडिक H होता है वो सोडियम के साथ H2 गैस देता है। तो एक रिवीजन है, आपने किया होगा। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या बात कर रहा है? उसने एक्वस NaOH, तो हमें क्या देखना है कि H2O से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो आइए टिक कर लेते हैं। पहला तो एल्डिहाइड है, ये नहीं होगा। क्या आपके सामने फिनोलिक ग्रुप आ गया? एंड फिनॉल आर मोर एसिडिक देन वाटर। यस, फिनोलिक आर मोर एसिडिक देन वाटर। यहां भी देखो बेंजीन रिंग से OH जुड़ा हुआ है, sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये भी आपके सामने कैसा है? फिनोलिक है। ये भी आपके सामने रिएक्ट कर जाएगा एक्वस NaOH से या सॉल्युबल होगा एक्वस NaOH से। यहां भी देखो ये भी आपके सामने फिनोलिक है, तो प्यारे बच्चों ये भी एक्वस NaOH में सॉल्युबल होगा। ये आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, आपके सामने एसिड ग्रुप है आपके सामने, तो ये भी आपके सामने एक्वस NaOH में, बिकॉज एसिड आर आल्सो मोर एसिडिक देन वाटर। चलिए साहब इधर देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए ये नहीं है वाटर से ज्यादा एसिडिक। ये देखिए COOH, यहां पे भी आपको एसिड ग्रुप दिख रहा है, ये भी हो जाएगा। यहां पर प्यारे बच्चों ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है। और ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये कार्बन आपके सामने sp2 है, दिस इज नॉट फिनोलिक OH, ये एल्कोहलिक इन नेचर है एंड एल्कोहल आर लेस एसिडिक देन वाटर। क्या मेरी बात समझ में आया? इन जनरल, इज इट क्लियर? तो आपके सामने जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, उसने क्वेश्चन क्या पूछा है? अमॉन्गस द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड 5 होंगे, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1। आंसर हो जाएगा 1। अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है 2026 का। नाउ क्वेश्चन ये भी जेईई मेंस 2026 का आया हुआ बेहतरीन क्वेश्चन है बायोमॉलिक्यूल से।
आप एनसीईआरटी का कोई भी लाइन, कोई भी कॉर्नर छोड़कर नहीं जा सकते। तो उसके लिए आपको इन चीजों को बढ़िया से देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीपल उसने स्टेटमेंट दिए हैं और पूछना चाह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं? तो ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 एनोमेरिक फॉर्म, एकदम सही है। ग्लूकोज 2 एनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें एक फॉर्म होता है अल्फा फॉर्म, दूसरा फॉर्म होता है बीटा फॉर्म। तो पहला स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। फिर कह रहा है एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज डिफर्स इन कॉन्फ़िगरेशन एट C1 इन साइक्लिक हेमिएसिटल स्ट्रक्चर। चलो साहब, अब साइक्लिक हेमी स्ट्रक्चर से ध्यान सुनना। ये जो कार्बन आपके सामने मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, ये आपके सामने है एनोमेरिक कार्बन। दिस इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन। ये आपके सामने एनोमेरिक कार्बन है जो हेमिएसिटल स्ट्रक्चर होता है, हेमिएसिटल कार्बन होता है। कैसे? इसी कार्बन से OH है और इसी कार्बन से O और यहाँ पे R है, और इस sp3 कार्बन पर एक हाइड्रोजन जुड़ा है। तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड साइक्लिक हेमिएसिटल। ये साइक्लिक हेमिएसिटल के फॉर्म में बना हुआ है और इस पर ये यानी स्ट्रक्चर हो गया। अब इस एनोमेरिक कार्बन पर अगर एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और छठे नंबर का CH2H आप नंबरिंग करोगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये छठे नंबर का CH2H अगर ट्रांस पोजीशन में होते हैं तो प्यारे बच्चों ये अल्फा फॉर्म होता है और इसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज या अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। सिमिलरली यहां पर देखो यही वाला आपके सामने 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अगर एनोमेरिक कार्बन पर एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एनोमेरिक कार्बन पहचानने का एक तरीका और भी है, ऐसा कार्बन जो 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हो। देखो इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, ऐसा और कोई दूसरा कार्बन नहीं है जो 2 ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। तो इस एनोमेरिक कार्बन को देखोगे, इस पे एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और छठे नंबर का CH2H अगर सिस पोजीशन दोनों सेम साइड में है तो ये बीटा कहलाता है। दिस इज कॉल्ड बीटा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। तो यानी स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट भी हमारे सामने करेक्ट है कि अमंग एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट C1 इन साइक्लिक हेमिएसिटल स्ट्रक्चर। केवल C1 पर ही डिफरेंस है, बाकी सब आपको क्या नजर आ रहा है? सेम नजर आ रहा है। चलिए साहब, नाउ नेक्स्ट क्या रहा है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्फा एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज इज ग्रेटर देन बीटा एनोमर। नहीं साहब, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। बेटों का दिमाग ज्यादा गर्म होता है। क्या याद करने का तरीका? बेटों का दिमाग ज्यादा गर्म होता है, यानी बेटों का मेल्टिंग पॉइंट अल्फा से ज्यादा होता है। प्यारे बच्चों, ये अल्फा और ये बीटा की बात करें तो अल्फा होता है 419 केल्विन और बीटा जो होता है 423 केल्विन। तो देखा जाए बीटा वाले का, इसमें बोला मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्फा एनोमर ऑफ ग्लूकोज इज ग्रेटर। नहीं साहब, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है ना। फिर कह रहा है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा एनोमर इज +19 डिग्री व्हाइल फॉर बीटा एनोमर इज 112 डिग्री। प्यारे बच्चों, यहां पर भी इन्होंने उल्टा लिख दिया है। जो आपके सामने अल्फा और जो बीटा फॉर्म होता है प्यारे बच्चों, इन्होंने लिख दिया है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा एनोमर इज 19 डिग्री। अल्फा का नहीं बेटा, वो बीटा 19 डिग्री होता है और अल्फा जो होता है 112 डिग्री होता है। इसके आसपास भी मिल सकता है, 18.7 112 पॉइंट समथिंग करके भी मिल सकता है, वो चलेगा। तो प्यारे बच्चों, ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। उसके बाद कह रहा है आपके सामने अल्फा एंड बीटा एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज। कितना प्यारी सोच के साथ एनसीईआरटी की एक लाइन को एक्सट्रैक्ट करके उसने आपके सामने क्वेश्चन बना दिया है कि अल्फा एंड बीटा एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज आर प्रिपेयर्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सैचुरेटेड ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 303 केल्विन, ये अल्फा के लिए बोल रहा है, एंड 371 केल्विन, ये आपके सामने बीटा के लिए बोल रहा है। स्टेटमेंट एकदम सही है। पुष्टि करने के लिए ये लाइन आपके सामने लिखी है, पढ़िए इसको कि ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म व्हिच आर नेम्ड एज अल्फा एंड बीटा। अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट जो भी मैंने कोड कर रखा है आपके सामने लिखा हुआ है, अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन। तो अल्फा जो आपके सामने आ गया, ये आया 303 केल्विन। व्हाइल बीटा फॉर्म, जिसका मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है, इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन एट 37 केल्विन। बीटा के सामने 37 केल्विन। बेटा मैं पहले से ही बोलता था आपसे, टेम्परेचर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछ लेता है एनसीईआरटी के कुछ
टेम्परेचर, कुछ बॉइलिंग पॉइंट, कुछ मेल्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एज इट इज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं शुरू से बोलता आया हूं और प्यारे बच्चों देखो इस पे आधारित क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये देखो बेटा, बीटा 371 अल्फा 303 आपके सामने नजर आया, बीटा 371 अल्फा 303 केल्विन। तो ये भी सही है। तो देखा जाए तो उसने बोला है चूज द करेक्ट आंसर, तो ए, बी और ई, तो आंसर हो गया ए, बी एंड ई ओनली। क्या मेरी बात क्लियर हो रही? अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम के पास आप पहुंच चुके हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस सेलेक्ट किए गए हैं जो आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी को रिवाइज कराएं। चलिए प्यारे बच्चों, नाउ एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी हो। जितने भी टेस्ट हुए हैं हर टेस्ट का मैंने डिस्कशन किया है, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं लिया गया है। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी में रहकर बेहतरीन क्वेश्चन का चयन जरूर किया गया है। आपके सामने है आइडेंटिफाई कंपाउंड ए एंड ई इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। आपसे पूछ रहा है ए के बारे में, आपसे पूछ रहा है ई के बारे में, ए और ई के बारे में बताना है। तो आप एक इसी हिसाब से क्वेश्चन भी होगा, इसी के हिसाब से कन्वर्जन भी आपके सामने आ गया। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसने आपके सामने लिखा है, आप भी मेरे साथ, आपने तो सॉल्व किया होगा लेकिन जो वीडियो देख रहे हैं पहली बार, आप मेरे साथ सॉल्व करिए। ये आपके सामने है CH2 CH3 और ये आपके सामने है NO2। जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं Br2 AlBr3 AlBr3, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, या लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक इन एरोमेटिक कंपाउंड। और प्यारे बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो है ब्रोमोनियम आता है, ब्रोमोनियम आयन आएगा, और ऊपर वाला ग्रुप एक्टिवेटिंग, नीचे वाला ग्रुप डीएक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग प्लस H लगा रहा है, और इसके हिसाब से आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। चूंकि पैरा है ब्लॉक, इसलिए रिएक्शन कहां हो जाएगा? मेनली आर्थो पर। मेनली क्या? केवल आर्थो पर होगा। लेकिन हाँ, अगर इसका पैरा ब्लॉक नहीं होता तो मेजर प्रोडक्ट पैरा पर बनता। चलिए साहब, तो यहां पर इन्होंने क्या किया है आपके सामने, ये है CH2 CH3, यहां पे लग गया ये Br, और ये आपके सामने है NO2। तो प्यारे बच्चों, ये जो मैंने आपके सामने बनाया है ये बना है ए तो हमने बना दिया। ए के आधार पर अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन कट चुका है, थर्ड ऑप्शन भी कट चुका है, यानी C2H5 आर्थो पर Br, C2H5 आर्थो पर Br। अब केवल कंपटीशन सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन में है। चलिए साहब, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप इसने क्या किया है? SnHCl लिया है, Sn प्लस HCl लिया है। अरे आप SnHCl की बात करते हो, आप Fe प्लस HCl ले लो। अरे आप FeHCl की बात करते हो, आप निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम के साथ H2 ले लो। प्यारे बच्चों, ये NO2 को NH2 ग्रुप में चेंज करता है। एंड प्यारे बच्चों, आपके सामने जो बन के आ रहा है दैट इज, इधर आपने ये आपके सामने CH2 CH3, यहाँ पे आपके सामने दिस इज द Br, और ये आ गया आपके सामने NH2 में चला गया, और इसको नाम दे दिया मैंने B। Sn प्लस HCl और Fe प्लस HCl में Fe प्लस HCl इज ए बेटर मेथड, बिकॉज Fe प्लस HCl में रिएक्शन करके FeCl2 बनता है। FeCl2 हाइड्रोलाइज होकर वापस से HCl दे देता है, और वो HCl रीयूज हो जाता है। एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान रखना। चलिए, B के बाद अब अगले में उसने क्या किया है? NaNO2 HCl ले लिया है। चलिए साहब, बहुत वेल नोन रिएक्शन है। NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 से 278 केल्विन। और प्यारे बच्चों, NH2 को N2 प्लस में बदल देगा। रिएक्शन कहलाता है डाई एजोटाइजेशन। एंड आपके सामने देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, यहां पर आपके सामने CH2 CH3, यहां पर Br, और यहां पर आपके सामने बन गया N2 प्लस, Cl माइनस है, यहां पे आप Cl माइनस लगा सकते हैं, और ये आपके सामने बन गया है दिस इज कॉल्ड एज C की रिएक्शन। फिर वो C2H5, बहुत प्यारा स्टेप है प्यारे बच्चों, इसकी रिएक्शन वो आपके सामने करा रहा है C2H5OH के साथ, इथेनॉल के साथ, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्टिव डीएमिनेशन। प्यारे बच्चों ध्यान समझना, जहां पर N2 ग्रुप हटता है वहां पर हाइड्रोजन आता है, यह एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है प्यारे बच्चों। और आप देख सकते हैं दैट इज यहां पर CH2 CH3, और यहां पे आ गया Br, और यहां पे लग गया प्यारे बच्चों H। ठीक है, ये आपके सामने बना, प्लस साथ में ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है,
एसिटल्डिहाइड में CH3CHO में प्लस आपका N2 निकल चुका है यहाँ से, और यहाँ से H और H प्यारे बच्चों निकला, और एक H यहाँ लगा और एक H इसके साथ बना दिया HCl, ये प्रोडक्ट बनता है। ये भी पूछ लेता है कि क्या बना है, एसिटल्डिहाइड बना है, यानी ये आपके सामने इथेनल का फॉर्मेशन होता है। हम इसके साथ ये भी ले सकते हैं, आप यहीं पर रिवाइज करो, और हम ले सकते हैं H3PO2 प्लस H2O, जिसे बोलते हैं फास्फिनिक एसिड। ये आपके सामने जो है, दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फिनिक एसिड, या बोल दो दिस इज कॉल्ड एज हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। प्यारे बच्चों, इससे भी प्रोडक्ट यही बनेगा, दैट इज क्या है, N2 हट के H लगेगा, लेकिन बाई प्रोडक्ट के रूप में आपके सामने बन जाता है H3PO3 प्लस N2 प्लस HCl, और ये कहलाता है आपके सामने, दिस इज कॉल्ड फास्फोरस एसिड। पूरा एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपके सामने हो गया, मतलब पूछा ये है, रिवीजन पैकेज आपके सामने ये है। चलो साहब, ये बन गया आपके सामने। नाउ अब आपके सामने कह रहा है, ये जो आपने बनाया अभी, दिस इज द डी, ये आपने बना दिया, इसे नाम दिया मैंने डी, एंड प्रोसेस इस कहलाता है रिडक्टिव डीएमिनेशन। चलिए साहब, अब बहुत ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। नाउ अगले स्टेप में अगर वो कह रहा है कि KMnO4, इधर देखिए प्यारे बच्चों, उसने ले लिया नंबर 1 पर KMnO4OH माइनस, एंड नंबर 2 पर ले लिया है उसने H3O प्लस एसिडिफिकेशन। यू नो वेल, अच्छे से आप एग्जाम के बहुत करीब हैं, कि ये जो आपके सामने हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज ए बेंजाइलिक हाइड्रोजन, और अगर आपके सामने बेंजाइलिक हाइड्रोजन है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो वहां पर COOH ग्रुप लगा देता है, एंड आपके सामने जो प्रोडक्ट बनने जा रहा है प्यारे बच्चों, वो यहां पर COOH, और यहां पर आपके सामने Br, और ये आपके सामने बन गया E बना दिया उसने। A तो हमने देख लिया था, E को देखना है। E में देखिए यहां पर OH लगा है, तो ये तो कट गया, तो हमारे सामने आंसर जो होगा वो सेकंड है। एक बेहतरीन कन्वर्जन और एक बेहतरीन क्वेश्चन, जेईई मेंस में आया हुआ ये भी क्वेश्चन है 2026 का। अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है ताकि आप चीजों को सीख सकें, तो ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। नाउ आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस एंड गिव द नेम ऑफ मेजर प्रोडक्ट। हो सकता है वो आपसे आईपीएससी डायरेक्टली ना पूछे, वो आपसे बनने वाले प्रोडक्ट का आईपीएससी नेम पूछ ले, तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना है। अब देखो, ये CH3 CH2 CN है, तो मैंने लिख दिया इसको CH3 CH2 CN। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, इसके रिएक्शन सबसे पहले वो कराता है प्यारे बच्चों OH माइनस H2O एंड हीट, एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलाइसिस विथ हाई टेम्परेचर। तो ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है, और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये एसिड बनाएगा, लेकिन मीडियम कैसा है, एल्कलाइन है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, क्या बन जाएगा, सॉल्ट बनेगा। तो हमारा जो बनेगा यहाँ पर CH3 CH2 COO माइनस, ये बन गया आपके सामने एसिड का सॉल्ट। लेकिन अगले स्टेप में उसने कर दिया है H3O प्लस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिडिफिकेशन। उसने यहाँ पर एसिडिफिकेशन करा दिया ताकि ये जो एनायन है न्यूट्रल हो जाए, और बन गया आपके सामने CH3 CH2 COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बना। नाउ अगले स्टेप को ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, उसने ले लिया है Cl2 प्लस रेड फास्फोरस। तो अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं प्यारे बच्चों Cl2 प्लस रेड फास्फोरस, तो ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होता है, वो Cl2 रेड फास्फोरस। नंबर 1 पर हम लेते हैं Cl2 रेड फास्फोरस, एंड नंबर 2 पर हम लेते हैं प्यारे बच्चों यहां पर वाटर। तो प्यारे बच्चों ये रिएक्शन कहलाता है HVZ रिएक्शन,
हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन, और अल्फा कार्बन पर अल्फा एच को हटाकर वहां हेलोजन लगा देगा एंड आपके सामने जो बनेगा दैट इज CH3 CH, यहाँ पे Cl हो गया COOH। इसकी मैकेनिज्म क्लास में बताई गई है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये COCl क्यों नहीं हो गया? प्यारे बच्चों, मैकेनिज्म की स्टार्टिंग में COCl ही होता है, लेकिन प्यारे बच्चों बाद में इसमें इनॉल के फॉर्मेशन के कारण बाद में मैकेनिज्म का अगला स्टेप है, फिर उसमें डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड पर फिर Cl2 पर अटैक होता है, रिएक्शन आगे बढ़ता है। तो वो मैकेनिज्म मैंने आपको यहां नहीं बताई है, बस याद रखना ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा एच होगा वो इस रिएजेंट के साथ क्या करेगा, आपके सामने ये अल्फा कार्बन पर हेलोजनेशन कराएगा। कभी कभी ये वाटर लिखता है, कभी कभी ये वाटर नहीं लिखता है, चलेगा। तो प्यारे बच्चों, और देखो यहां पे आपके सामने ये कैरल्टी सेंटर भी बन रहा है। अब ये उसने कहा ये जो कंपाउंड बना है दिस इज द पी, ये बन गया पी। अब कह रहा भैया इसका नाम बताओ, तो नाम तो बहुत आसान हो गया है, ये है 1, ये है 2, ये है 3। तो 2 क्लोरो 3 कार्बन का एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड। आंसर हो गया 1, तो लिख दिया मैंने 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा कन्वर्जन, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना, प्यारा क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर से वही वाला आ गया, मैच द फॉलोइंग। पूरी कोशिश करी गई है कि ताकि मल्टीपल कंसेप्ट का रिवीजन आपके सामने हो सके। यहां पर ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो आपको पढ़ाया गया है उसका जो क्वालिटेटिव वाला पार्ट है उससे क्वेश्चन बना हुआ है। उसने बोला है एलिमेंट डिटेक्टेड, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट करना है। यहां या तो रिएजेंट की बात करी गई है या तो प्रोडक्ट जो बन रहा है उसकी बात करी गई है। कुछ भी मैच कर जाए तो आप मैच करा दो। जैसे नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन जो होता है, हम जब NSXP नाइट्रोजन सल्फर हाइड्रोजन फास्फोरस लेसाइन टेस्ट के थ्रू हम इसका क्या करते हैं, एलिमेंट का डिटेक्शन करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में NSXP। और जब हम नाइट्रोजन सल्फर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम बनाते हैं लेसाइन सोल्यूशन। लेसाइन सोल्यूशन में जो नाइट्रोजन होता है वो NaCN के फॉर्म में जाता है, सल्फर Na2S के फॉर्म में जाता है, हेलोजन NaX के फॉर्म में जाता है, ठीक है ना। और नाइट्रोजन के लिए ऐसा ही ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए जिसके पास कार्बन हो। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, इसलिए NaCN नहीं बना पाएगा। NaCN नहीं बना पाएगा तो लेसाइन टेस्ट से उसका हम परीक्षण नहीं कर सकते, उसमें हम नाइट्रोजन को डिटेक्ट नहीं कर सकते। चलो प्यारे बच्चों, तो नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ NaCN, इन द फॉर्म ऑफ NaCN, ध्यान सुनना, इन द फॉर्म ऑफ NaCN, पूरा रिवीजन भी आपके साथ में हो जाएगा क्विक रिवीजन के लिए। इन द फॉर्म ऑफ NaCN पहले हम लोग FeSO4 Fe+2, फिर FeSO4 H2SO4 H2SO4 Fe+2 को ऑक्सीडाइज करके Fe+3 में चेंज भी करता है एंड आपके सामने फाइनल बनाता है प्रसियन ब्लू Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस। तो आप देख सकते हैं Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस, तो ए को आपने थर्ड से मैच कर दिया। सल्फर इन द फॉर्म ऑफ Na2S एंड इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड है कि सल्फाइड आयन लेड एसिटेट इन एसिटिक एसिड में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो लेड सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है इन द फॉर्म ऑफ Na2S है प्यारे बच्चों, लेड एसिटेट इन एसिटिक एसिड, तो लेड सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है। दूसरा मेथड है जब हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड Na2FeCN का होल 5NO, जिसमें Na2 चेंज हो जाता है Na4 में और NO चेंज हो जाता है NOS में और वायलेट कलर देता है। तो प्यारे बच्चों वो सल्फाइड को डिटेक्ट करता है, यानी सल्फर के बारे में बात करता है। तो यहां पे किससे बात किया भाई, सल्फर की बात करा। तो देखो Na2FeCN का होल 5NO यानी Na2FeCN का होल 5NO यानी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है, तो बी को हमने क्या कर दिया, एक से मैच करा दिया। फास्फोरस की बात करते हैं। अगर फास्फोरस कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, पहले उसको सोडियम पेरोक्साइड के साथ हम रिएक्शन करा के उसको फॉस्फेट में चेंज करते हैं। फॉस्फेट में चेंज करने के बाद आपके सामने अमोनियम मॉलिब्डेट इन HNO3 के साथ उसको जब हीट करते हैं तो अमोनियम फास्फोमॉलिब्डेट जो है NH4 का होल थ्राइस PO4.12MOO3 का कैनरी येलो या येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान समझना, यहां पर या तो ये मैच होना चाहिए या तो ये मैच होना चाहिए। और हमने देखा अमोनियम मॉलिब्डेट NH4 का होल ट्वाइस MOO4 है, तो यार देखो NH4 का होल ट्वाइस MOO4 यानी आपके सामने ये मैच हो गया 4 से। हेलोजन
हेलोजन इन द फॉर्म ऑफ NaX। और हेलोजन में एक चीज और याद रखना, जब हम हेलोजन का डिटेक्शन करते हैं तो पहले हम उसको कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ बॉयल करते हैं। क्यों बॉयल करते हैं? क्योंकि हो सकता है कि उसमें नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ NaCN, सल्फर इन द फॉर्म ऑफ Na2S प्रेजेंट हो, तो हम इसमें आगे रिएक्शन करवाते हैं AgNO3 के साथ, जिससे AgX का जो प्रेसिपिटेट मिलेगा उसके कलर से हम हेलोजन को पहचानेंगे। लेकिन मान लो पहले से ही उसमें NaCN या Na2S है, तो वो भी इंटरफेयर करेंगे टेस्ट में, वो अपने कलर देने लग जाएंगे, अपने डिफरेंट कलर लेने दे जाएंगे Ag कंपाउंड के साथ। तो यानी हमें उनको पहले रिमूव करना होगा, और रिमूव करना होगा तो हम HNO3 के साथ जब हम उसको बॉयल करते हैं प्यारे बच्चों, तो अगर Na2S है तो H2S के रूप में, NaCN है तो HCN के रूप में निकल जाता है, और फिर हमें केवल क्या मिलता है? NaX। NaX की रिएक्शन जब AgNO3 के साथ कराते हैं तो AgX का प्रेसिपिटेट मिलता है। अगर ये प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का है एंड सॉल्युबल इन NH4OH, तो वो AgCl का प्रेसिपिटेट हुआ, और AgCl का प्रेसिपिटेट हुआ तो वो क्लोरीन को कंफर्म करता है। अगर वो येलो कलर का आता है एंड स्पेरिंगली सॉल्युबल इन NH4OH, तो AgBr की पुष्टि करता है, तो वो Br के बारे में बताता है। और अगर येलो प्रेसिपिटेट आता है एंड इनसॉल्युबल इन NH4OH होता है, तो वो AgI को रिप्रेजेंट करता है, और वो बताता है कि भाई यहां पर क्या है, दिस इज द आयोडीन। तो इससे ये पता चला कि हमें जो इससे मैच करना है वो क्या है, यहां पर AgNO3। तो हेलोजन के लिए आ गया AgNO3, तो यहां पे आ जाएगा दिस इज द सेकंड, दिस इज द सेकंड। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं 3142 आंसर हमारा हो गया दिस इज द वन। प्यारा क्वेश्चन, एक तरह से पूरा क्वालिटेटिव एनालिसिस आपका रिवीजन भी हो गया, जिसमें लेसाइन टेस्ट आपका दे रखा है। चले प्यारे बच्चों, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। Consider the following organic reaction sequence. Choose the final product X from the following. Consider the major product in all intermediate reactions. चलिए प्यारे बच्चों, दे रखा CH3 CH2 COOH। तो स्टार्ट करते हैं। CH3 CH2 COOH, ये आपके सामने है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ प्यारे बच्चों, तो ये क्या है आपके सामने, दिस इज द एसिड, ये आपके सामने बेस, हो जाएगा एसिड बेस रिएक्शन। और यह अमोनिया यहां से क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा, और देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट CH3 CH2 CO, और यहां पर आपके सामने बन गया O-, और ये आपके सामने बन गया NH4+, तो यहां पे लगा दिया हमने NH4+, और ये बन गया आपके सामने अमोनियम का सॉल्ट बन गया, अमोनियम का सॉल्ट आपके सामने फॉर्मेशन हो गया। फिर उसने किया हीट। जब हमने इसको हीट किया है प्यारे बच्चों, तो याद रखें हम ट्रिक मेथड से बता रहे हैं, यहां से H2 हटाइए, यहां से O हटाइए, और बन गया आपके सामने CH3 CH2 CO, और आपके सामने हो गया NH2, ये आपके सामने बन गया प्यारे 1 डिग्री एमाइड का फॉर्मेशन हो गया, 1 डिग्री एमाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो अगर अमोनिया दिया है तो अमोनियम सॉल्ट, हीट दिया है तो वाटर निकाल के आपके सामने एमाइड बन गया। आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी कर सकते थे कि यहां से डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना, कि जब भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अमोनिया के साथ हीट दे रखा है तो सीधे आपको एमाइड बना देना है। चले साहब, तो अब इसके बाद की कहानी लिखते हैं। उसने बोला NaOH एंड Br2। जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं प्यारे बच्चों Br2 प्लस NaOH के साथ, ये आपके सामने होता है हाफमैन ब्रोम एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जो कि एक स्टेप डाउन प्रोसेस होता है, डिसेंडिंग प्रोसेस होता है। हम की पॉइंट से बोल सकते हैं CO हटा ले और NH2 को इधर लगा दे, तो आपके सामने बन गया CH3 CH2 एंड NH2। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो NH2 आपके सामने यहां दिख रहा है ना, ये जो आपके सामने H2 है, ये जो आपके सामने H2 है, वो ये वाला H2 नहीं है प्यारे बच्चों, वो आपके सामने इस एक्वस NaOH से आया हुआ H2 है। ये चीज आपको याद रखना, बिकॉज इस मैकेनिज्म में एल्काइल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है, जहां तक बनते बनते यहां के सारे H क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, फिर नए ये 2 H आते हैं। ये मैकेनिज्म में आपने चीजों को देखा होगा। नाउ तो इसके बाद ले रहा है HNO2 एंड H2O 0 डिग्री सेंटीग्रेड। प्यारे बच्चों, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं HNO2, या लिख सकता है
NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, ये जो NH2 ग्रुप होता है ये N2 प्लस में बदल जाता है और आपके सामने बनेगा CH3 CH2N2 प्लस डाइजोनियम। एंड ये जो एल्काइल डाइजोनियम होता है, दिस इज द एल्काइल डाइजोनियम। और एल्काइल डाइजोनियम होता है प्यारे बच्चों, दिस इज द हाईली अनस्टेबल होता है। और जैसे ही बनता है प्यारे बच्चों, ये N2 को रिलीज कर देता है, N2 को रिलीज कर देता है। एंड उसके बाद H2O भी दे रखा है प्यारे बच्चों। तो यहां पर H2O के साथ रिएक्शन कराइए, H2O के साथ रिएक्शन कराइए। यहां से N2 निकल चुका है, N2 निकल चुका है, केटायन बनता है यहाँ पे। और वापस से ध्यान सुना, अटैक तो H2O करता है, जुड़ता कौन है प्यारे बच्चों, OH। तो आपके सामने बन गया CH3 CH2OH, ये बन गया आपके सामने इथाइल एल्कोहल। याद रखना, जब N2 निकलेगा बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके तो कार्बोकेटायन बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान सुनो, मैंने इस स्टेप को डायरेक्ट लिख दिया है। नाउ अगर केटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा, इसमें कोई रीअरेंजमेंट की गुंजाइश ही नहीं है। आगे वो बोल रहा है कि इसके रिएक्शन वापस से कहां आ गया, C6H5N2 प्लस Cl माइनस के साथ कराने जा रहा है। यानी ये जो आपके सामने प्यारे बच्चे ध्यान समझना, ये आपके सामने बना दिया इसने N2 प्लस Cl माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वही जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, रिडक्टिव डीएमिनेशन। ये इथाइल अल्कोहल यहां से N2 को हटाकर वहां पर H लगाएगा और फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने प्यारे बच्चों जो बनने जा रहा है वो ये बन गया है बेंजीन। यहां पे इसने लगा दिया H प्लस अपने ऑक्सीडाइज हो जाएगा CH3CHO में प्लस N2 प्लस HCl। और हमारा प्रोडक्ट आपके सामने जो दिख रहा है प्यारे बच्चों वो ये दिख रहा है और इसका नाम क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन। ये आपके सामने बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने X बना है वो X यही है। तो आंसर पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है बेंजीन। और अभी बताया था बेंजीन इज आल्सो कॉल्ड एज 6 एनुलिन। कितना प्यारा उसने कन्वर्जन कराया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस कन्वर्जन को अच्छे से यूटिलाइज किया होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन इजी टाइप्स के क्वेश्चंस माने जाते हैं, लेकिन इनका भी ट्रेंड है, नेम रिएक्शन पूछने का भी एक ट्रेंड है। तो इसी बहाने हमने कहा कि इतने सारे आपके सामने जो 5 ऑप्शंस हैं वो एक तरह से रिवाइज हो जाएंगे और एनसीईआरटी के डिफरेंट पेजेस के डिफरेंट सेगमेंट से ये लिए गए हैं। यहाँ पर डिफरेंट तरीके से चीज़ों को आप देख रहे हैं। आपने देखा है कि मैंने एक एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी से ही बनाया है, उसी से प्रेरित होकर ही बनाया है, या कहीं से अगर लिया है तो भी एनसीईआरटी के दायरे में रखकर ही लिया है, क्योंकि आपका जो एग्जाम आएगा वो एनसीईआरटी रिकमेंडेड है। हाँ, पेपर टफ हो सकता है, पेपर इजी हो सकता है, वो अलग बात है, मॉडरेट हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन हाँ रहेगा आपका एनसीईआरटी से। ठीक है ना। चलिए साहब, मैच द एग्जाम्पल गिवन इन कॉलम 1 विद द नेम ऑफ द रिएक्शन इन कॉलम 2। अब आपके सामने CH3COCl की रिएक्शन जब हम कराते हैं H2PdBSO4, तो आपके सामने यहां जो Cl है, दिस Cl इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, और ये रिएक्शन कहलाता है रोजन-मुंड रिडक्शन। रोजन-मुंड रिडक्शन की बात करें तो ये E, इसका मैच हो गया आपके सामने प्यारे बच्चों E से। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन जब एल्कली के साथ कराई जाती है हीट में, तो देखो बेटा, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जा रहा है बेंजाइल अल्कोहल में और दूसरा जो है ऑक्सीडाइज हो जा रहा है उसके सॉल्ट में, सोडियम बेंजोएट। तो ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा H नहीं होते हैं, वो प्यारे बच्चों अगर एक ही तरह का एल्डिहाइड है तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन देते हैं, और रिएक्शन का नाम होता है कैनिजारो रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों सेकंड को आपने डी से मैच कर दिया, इसका मैच हो गया प्यारे बच्चों डी से। चलिए साहब, अगला आया थर्ड। बेंजीन की रिएक्शन जब एसिटाइल क्लोराइड से कराते हैं तो आपके सामने एसिटाइलेशन हो गया, एसाइलेशन ऑफ बेंजीन हो गया, और यह है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, दैट इज ए। तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया ए से प्यारे बच्चों, ये ए हो गया। ठीक है, बेंजीन की रिएक्शन। और बनने वाले कंपाउंड का नाम बताइए क्या होगा। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एसिटोफिनॉन, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। नाउ ये जो आपके सामने ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन हो, वो Br2 रेड फास्फोरस, या लिख सकता है वो PbR3 भी लिख सकता है।
PbR3 भी लिख सकता है। नंबर 1 पर ये होता है, मैंने कहा कभी कभी नंबर 2 लिखता है कभी नहीं लिखता है। नंबर 2 पर यहाँ पर H2O होता है और देखिए अल्फा कार्बन पर H हटकर ब्रोमिनेशन हो गया, हेलोजिनेशन हो गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन, जिसे बोलते हैं HBZ रिएक्शन। ये आपके सामने आ गया बी। नाउ एसिटल्डिहाइड जब हम बेस के साथ हीट कर रहे हैं तो यहां पर देखिएगा आपके सामने एक प्रोडक्ट बन रहा है। एसिटल्डिहाइड से जो बनने वाला प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड क्रोटेनल्डिहाइड। और ये क्रोटेनल्डिहाइड इज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है एसिटल्डिहाइड का। तो एल्डोल कंडेंसेशन बोले तो ये हो गया आपके सामने सी। आपको बढ़िया से कम एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल एल्डोल के आप जरूर पढ़ लेना, जरूर पढ़ लेना। तो आपके सामने जो ऑप्शन हुआ EDABC, EDABC आंसर हो गया फर्स्ट। पूरा का पूरा एनसीईआरटी के नेम रिएक्शंस को यहां पे हमने रिवाइज कराया है। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी देखो एनसीईआरटी का ही है। देखो बेटा पेज नंबर 372 ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू के हिसाब से 242 एल्डोल कंडेंसेशन में ही जाकर आप देखना कि जब हम इस बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन, प्यारे बच्चों ध्यान सुना, जब हम इस बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटोफिनॉन के साथ कराने जा रहे हैं, किसके साथ प्यारे बच्चों? एसिटोफिनॉन के साथ कराने जा रहे हैं, OH-, लेकिन टेम्परेचर कम ले रखा है, मात्र 20 डिग्री सेंटीग्रेड ले रखा है और पूछा गया है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हम इन जनरल बोलते हैं कि अगर हीट ना दिया है तो एल्डोल बनाओ, अगर एल्डिहाइड्स है तो एल्डोल बनाओ, कीटोन है तो कीटोल बनाओ, और हीट दे रखा है तो एल्डोल कंडेंसेशन बनाओ वाटर निकालकर वाया इवन CB मैकेनिज्म। ठीक है ना? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। लेकिन यहां पर तो लो टेम्परेचर दिया है, अब हम क्या बनाएंगे? हम एल्डोल के बारे में सोचेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में सोचेंगे? अभी हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसका प्रोडक्ट बनाते हैं एल्डोल वाला, एल्डोल कंडेंसेशन का पहले इसका प्रोडक्ट बनाते हैं। और उसका की पॉइंट हमने आपको बताया है, एक का कार्बोनाइल दूसरे का अल्फा H, पानी निकाल ले, ACP बना ले, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना ले। कार्बोनाइल किसका निकलेगा? जो मोर रिएक्टिव फॉर NAR होगा, मोर रिएक्टिव फॉर NAR होगा। इन दोनों में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए ज्यादा रिएक्टिव यही है, तो इसका निकाला हमने कार्बोनाइल। प्यारे बच्चों देखना, एक का कार्बोनाइल, ये हमने आपके सामने CH डबल बॉन्ड O, एक का कार्बोनाइल, दूसरे का अल्फा H, ये है आपके सामने अल्फा H, तो हमने लिख दिया H2CH C डबल बॉन्ड O, और आपके सामने ये बना दिया बेंजीन रिंग। पानी निकाल ले बेटा, यहां से पानी निकल गया, ट्रिक बता रहा हूं डायरेक्ट। पानी निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है हमारा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो ये बना CH डबल बॉन्ड CHCO, और आपके सामने प्यारे बच्चों ये प्रोडक्ट बन गया। अब प्रश्न ये है सर टेम्परेचर तो कम दे रखा है, तो हमें क्या करना होगा? हमें तो इसका एल्डोल बनाना होगा। आपने तो इसका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना दिया, आपने तो इसका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड वाला प्रोडक्ट बना दिया, तो हमें तो इसका क्या बनाना पड़ेगा? एल्डोल बनाना पड़ेगा। मैंने कहा प्यारे बच्चों अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो इन जनरल हम एल्डोल, अगर एल्डिहाइड है तो एल्डोल और कीटोन है तो कीटोल बनाते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता है, बहुत ध्यान से समझना, या जो बनने वाला प्रोडक्ट है प्यारे बच्चों, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, और एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट में हमेशा रेजोनेंस में होता है। अगर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है तो वो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। सर वो तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि हम इसको यहीं पर रोके मेजर प्रोडक्ट, या फिर इसको हम एल्डोल में चेंज करें? मैंने कहा प्यारे बच्चों अगर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ साथ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में है, आप देख सकते हैं क्या वो इस रिंग के साथ प्यारे बच्चों एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में है क्या? अगर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में है तो बिना हीट के ही वो वाटर निकालकर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट दे देता है, और प्यारे बच्चों यही यहां का क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो आंसर आपके सामने क्या हो गया? आंसर इज द 1। अब एक चीज मैं आपको यही बताना चाहता हूं, मेरा तो डिस्कशन खत्म हो गया, मैं चाहूं तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाऊं, लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं इस डिस्कशन को इसलिए आपको कुछ और भी चीजें पता होनी चाहिए। इसका नाम क्या है? एनसीईआरटी में दिया है बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन से बनने वाले प्रोडक्ट को बोलते हैं प्यारे बच्चों बेंजल एसिटोफिनॉन।
बेंजल एसिटोफिनॉन। बेटा एग्जाम में आ सकता है, मैंने टेस्ट में भी पहले पूछा है, इसे बोलते हैं बेंजल एसिटोफिनॉन। अगर कल नाम आ जाए, बताओ प्यारे बच्चों ये किससे बना होगा? की पॉइंट है, दोनों बॉन्ड को तोड़ो, इधर O और इधर H2 जोड़ो। क्या ये बेंजल डिहाइड नजर आ रहा है? क्या ये आपके सामने एसिटोफिनॉन नजर आ रहा है? तो बेंजल डिहाइड और एसिटोफिनॉन से बनने वाला कहलाता है बेंजल एसिटोफिनॉन। NCERT आप देख सकते हैं, ये वही है, बेंजल डिहाइड है आपके सामने। देखिए प्यारे बच्चों, दिस इज द बेंजल डिहाइड और ये आपके सामने क्या है? एसिटोफिनॉन। दिस इज द एसिटोफिनॉन। और प्यारे बच्चों देखो क्या बन गया? बेंजल एसिटोफिनॉन। आप इसका आईपैक नेम भी जरूर पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, ये याद होना चाहिए। अब हमारे केमिस्ट्री लैब मैनुअल में भी एनटीए ने कुछ चीजें इंक्लूड करी हैं जो जेईई मेंस में कई बार रिपीट हो चुकी हैं, बस नीट में कब आ जाए इसका इंतजार है। उसी तरीके से इसी तर्ज पर अगर आप देखेंगे तो ये बेंजल डिहाइड है, ये बेंजल डिहाइड है, ये भी बेंजल डिहाइड है, इस बार एसिटोफिनॉन। अच्छा एसिटोफिनॉन लिया था तो केवल एक तरफ अल्फा एच था, अगर हमने एसीटोन ले लिया तो इधर भी अल्फा एच और इधर भी अल्फा एच है, तो इधर से भी बेंजल डिहाइड लग सकता है, इधर भी बेंजल डिहाइड लग सकता है। तो एक का कार्बोनाइल दूसरे का अल्फा एच, एक का कार्बोनाइल दूसरे का अल्फा एच। अब क्या बन रहा है? PHCH, PHCH, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, ये CO, ये CO, ये CH, डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH एंड PH। ये बना कि नहीं बना? अब इसका नाम सुनिए, बेंजल डिहाइड और एसिटोफिनॉन से बनने वाले प्रोडक्ट का नाम था बेंजल एसिटोफिनॉन। तो प्यारे बच्चों यहां पर कितने बेंजल डिहाइड हैं? यहां पर आपके सामने 2 बेंजल डिहाइड हैं, तो हमने लिख दिया डाई। ये भी आपके सामने क्या है? दिस इज आल्सो बेंजल डिहाइड, दिस इज आल्सो बेंजल डिहाइड। तो नाम क्या हो गया? डाई बेंजल, डाई बेंजल। बीच में कौन है? एसीटोन, तो नाम क्या हो गया? डाई बेंजल एसीटोन। या फिर हमने आपको पढ़ाया है कॉमन नेम में कि अगर यहां से इसका बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन पर 2 वैलेंसी फ्री होती है तो उसे बोलते हैं बेंजाइलिडीन। तो यहां 2 वैलेंसी वाला, इधर 2 वैलेंसी वाला, बेंजाइलिडीन, बेंजाइलिडीन। नाम क्या होगा? डाई बेंजाइलिडीन एसीटोन के नाम से भी जानते हैं। प्यारे बच्चों ये हमारे केमिस्ट्री लैब मैनुअल में दे रखा है, जिसको एनटीए ने इंक्लूड किया है, एनटीए सिलेबस में है प्यारे बच्चों। एंड एक चीज और लिखता है वो कि अगर हमारे सामने प्यारे बच्चों एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड प्लस प्लस एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन का जब हम एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाते हैं प्यारे बच्चों, इस रिएक्शन को कहा जाता है क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। और ये रिएक्शन भी हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। देखिए केवल देखा जाए तो डिस्कशन का पार्ट ये था, लेकिन ये सारी चीजें भी आपको पता चली हैं जो हमारे सिलेबस में है। कई बच्चे पढ़ तो लेते लेकिन उनको नहीं पता रहता है कि और क्या क्या चीजें इंक्लूड करी जा चुकी हैं। तो इसको भी अच्छे से पढ़ाई करना। और हमने 2 नाम बता दिए, इसका भी नाम कल अगर मैं पूछूं इसका नाम क्या है तो ऐसे करना, इसको तोड़ना ऑक्सीजन H2 जोड़ना, इसको तोड़ना ऑक्सीजन और H2 जोड़ना, बेंजल डिहाइड एसीटोन, उससे बन गया डाई बेंजल एसीटोन या डाई बेंजाइलिडीन एसीटोन। नाम लिखना आपको आना चाहिए, नाम लिखना आपको आना चाहिए। नाउ अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखें, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। X is the product which is obtained by the hydrolysis of prop1 ion, prop1 ion। तो बना लेते हैं, हमने लिखा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपके सामने है prop1 ion in the presence of मर्क्यूरिक सल्फेट अंडर डाइल्यूट एसिडिक मीडियम। तो हमने लिखा HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 एट 333 केल्विन। रिएक्शन का नाम हो गया आपके सामने कुचरोव्स रिएक्शन, कुचरोव्स रिएक्शन। और तरीका क्या होता है इसका? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ जैसा आप बता, इसकी मैकेनिज्म होती है लेकिन आप ट्रिक से मार्कोनिकॉफ जैसा प्रोडक्ट बना सकते हो। यानी जहां केटायन ज्यादा स्टेबल हो वहां पे OH लगाना और दूसरी तरफ H लगाना मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम से। तो आपके सामने बनेगा CH3C और यहां पे आपके सामने हो गया OH, यहां डबल बॉन्ड आपके सामने CH2, ये बन गया आपके सामने इनॉल, इंटरमीडिएट बनता है। फिर इसका हो जाता है टॉटोमेरिज्म और टॉटोमेरिज्म के बाद प्यारे बच्चों ये हो गया टॉटोमेरिज्म और देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH3, ये पाई बॉन्ड इधर ले जाओ, H इधर लेके आओ, डबल बॉन्ड O CH3, ये आपके सामने बन गया एसीटोन। और इसको उसने बोला कि ये क्या बन रहा है? ये हमारे सामने बन रहा है X, ये उसने X बना दिया।
चलो ध्यान समझना, अब अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। नाउ ये एक्स बना दिया, अब वाई के बारे में बात करने जा रहा है। एक्स हमने बना दिया, अब वाई के बारे में बात करने जा रहा है। वाई इज द प्रोडक्ट व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल, तो अगर हम इथेन नाइट्राइल की बात करें तो हमने लिख दिया प्यारे बच्चों CH3CN, ये आपके सामने इथेन नाइट्राइल है विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन कराई हमने CH3MgBr एंड इट इज ए सोर्स ऑफ CH3- पोलर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इसने किया अटैक, बॉन्ड टूट गया खटैक, और आपके सामने बन गया CH3C CH3 डबल बॉन्ड N पर माइनस, और आपके सामने आ गया MgBr, ये प्रोडक्ट बना। अब ये भी कह सर ये भी पोलर पाई बॉन्ड है, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराओ, ना 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 ना, अब इस पर निगेटिव चार्ज आ चुका है, अब ये खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और ये भी क्या था आपके सामने, ये भी न्यूक्लियोफाइल था, ये न्यूक्लियोफाइल था, यहाँ ये कैसे बिहेव कर रहा था इलेक्ट्रोफाइल की तरह, तो रिएक्शन हो गया। लेकिन अब ये खुद न्यूक्लियोफाइल हो गया, और न्यूक्लियोफाइल पर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, इसलिए प्यारे बच्चों 1 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज्ड, इसमें 1 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होगा। चलो साहब अब आगे की कहानी लिखते हैं। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन ड्राई ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। फिर प्यारे बच्चों ये पानी डालें तो आपके सामने क्या होगा, यहाँ पे इसका हो जाएगा प्रोटोनेशन, और CH3 डबल बॉन्ड NH, ये आपके सामने बन जाता है इमाइन। इमाइन कीटोन का इमाइन होता है, इसलिए बोलते हैं कीटीमाइन भी बोल सकते हो इसको, ये इमाइन बन गया आपके सामने। नाउ उसके बाद फिर से देखो हाइड्रोलिसिस कराया हुआ है, तो प्यारे बच्चों अगेन आपने हाइड्रोलिसिस पढ़ रखी है, इसकी इमाइन की हाइड्रोलिसिस पढ़ रखी है, वहां पे आपको तरीके बताए गए हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे O जोड़ना, यहाँ पे H2 जोड़ना, और यहाँ से जो बनने वाला प्रोडक्ट आपके सामने आ रहा है CH3COCH3, ये फिर से बन गया आपके सामने एसीटोन, और ये इसने बोल दिया दिस इज द वाई। इधर अमोनिया आप अलग कर सकते हैं, तो बोला है विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन ड्राई ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। अब कह रहा है कि ये एक्स और वाई बना दिया, लेकिन क्वेश्चन यही नहीं रुक रहा है, एक क्वेश्चन नहीं है यार, मजा आ गया। एक क्वेश्चन की सीरीज इधर चला दी, एक क्वेश्चन की सीरीज इधर चला दी, इसका प्रोडक्ट एक्स है, इसका प्रोडक्ट वाई है, यही नहीं रुक रहा है, अब कह रहा है IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट। आहा, एक नहीं, तीन नहीं, चार क्वेश्चन IUPAC में भी आ गया है। IUPAC नेम ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम X and Y in the presence of barium hydroxide फॉलोड बाय हीटिंग। क्या क्वेश्चन फ्रेमिंग है भाई, दिल खुश कर दिया। जेईई मेंस 2026 का क्वेश्चन है, NCERT के दायरे में रहकर एक बेहतरीन क्वेश्चन को फ्रेम किया है भाई, बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेम किया है। तो एक्स और वाई को हमने यहां से उठाया और प्यारे बच्चों हमने यहां पर लगाया। अब सुनिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड, एसीटोन, ये कैसा है, दिस इज द एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। फिर आ गया एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, तो इसमें है एक का कार्बोनाइल, दूसरे का अल्फा H, तो हमने लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, एक का कार्बोनाइल और दूसरे का अल्फा H, ऐसे लिख देते हैं H2CHCOCH3 इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये भी याद रखना भैया, ये भी याद रखना कि जब हम एसीटोन लेते हैं तो बेरियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ तो ध्यान सुनना, ये इल्ड बढ़ाने में यूज होता है, प्रोडक्ट की इल्ड बढ़ाने में यूज होता है। सर डाइल्यूट NaOH लेंगे तो इल्ड क्यों नहीं बढ़ सकती, बेरियम हाइड्रोक्साइड में ही इल्ड क्यों बढ़ती है। प्यारे बच्चों, ये जो आपके सामने इनसॉल्युबल बेस कैटलिस्ट है, इनसॉल्युबल बेस कैटलिस्ट है, सारा खेल इसी का है, ठीक है ना। ये आज चीजें आप लोगों को बताई गई हैं क्लास में। तो अब जब इससे आप प्रोडक्ट बनाओगे तो आपके सामने यहां से क्या है, पानी निकाल दे, और आपके सामने जो प्रोडक्ट बन रहा है CH3CCH3 डबल बॉन्ड, और आपके सामने CHCOCH3। प्यारे बच्चों बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपको। इस मॉलिक्यूल का नाम जो है प्यारे बच्चों, इसे बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मेसिटाइल ऑक्साइड। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेसिटाइल ऑक्साइड क्या होता है। दो मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन का जो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, मेसिटाइल ऑक्साइड बोलते हैं। लेकिन उसने ये भी नहीं पूछा, उसने कहा भाई इसका मुझे आईपैक नेम बताओ। तो IPSC नेम में देखेंगे तो इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4 और इधर 5 हो जाएगा। 4 मिथाइल
पेंट 3-इन-2-ओन, कहीं दिख रहा है क्या? कहीं दिख रहा है क्या? देखिए ऑप्शन 4 मिथाइल पेंट 3-इन-2-ओन, ये हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया। दिस इज द सेकंड ऑप्शन। तो आपने देखा, सीधे लिख दिया 4 मिथाइल पेंट 3-इन-2-ओन। तो देखा जाए तो उसने कुचरोव्स रिएक्शन को भी रिवाइज करवा दिया। उसने आपका एल्काइल साइनाइड, अब कॉपी में लिख लो, एल्काइल साइनाइड जब ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन करता है फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस तो कीटोन ही बनता है। की पॉइंट है, ट्रिक भी बता दे रहा हूं, यहां कार्बन पर ग्रिग्नार्ड एजेंट का आर जोड़ो और नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में बदल दोगे तो यहां डबल बॉन्ड लग जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, क्या अपने आप एसीटोन बनता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये सारे चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। और जो प्रोडक्ट बना उसका एल्डोल कंडेंसेशन भी करा लिया। कल वो आपसे इसका कॉमन नेम भी पूछ सकता था, कॉमन नेम ना पूछकर उसने आपसे आईपैक नेम पूछा। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। नाउ तो ऑप्शन आपके सामने मैंने टिक किया है, दैट इज द सेकंड। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, पूरा एनसीईआरटी से लिया गया है। आपने देखा है, मैं पूरी कोशिश करता हूं, ये एक इजी टास्क नहीं होता है, हमें हर एक क्वेश्चंस को एनसीईआरटी में जाकर ढूंढना पड़ता है। और एनसीईआरटी देखिए लिखा है यहाँ पर, न्यू भी लिखा है, ऊपर वाले का मतलब है ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू पी का मतलब है न्यू वाली एनसीईआरटी जो आई है, क्योंकि अभी कुछ बच्चे पुरानी एनसीईआरटी भी यूज कर रहे हैं, कुछ नई भी यूज कर रहे हैं। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इन बचे हुए जो भी टाइम मेरे पास अप्लीकेबल होता है, अगर टाइम नहीं भी बचता है तो मैं कोशिश करता हूँ टाइम निकालने की, कि हाँ इन बच्चों को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकूँ कि एक बेहतरीन डिस्कशन आपके सामने आए। इसलिए देखिए, इसमें अगर कोई थ्योरेटिकल पार्ट होता है या कोई ऐसा पार्ट होता है जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको भी डिस्कस करने का मैं प्रयास करता हूं। तो इनको बड़े ध्यान से देखना। ये पार्ट जो डिस्कशन किया जा रहा है, इसे आप चाहे डिस्कशन समझ लो, चाहे आप वन शॉट समझ लो कि हाँ कुछ क्वेश्चंस का वन शॉट आपके सामने चल रहा है। नाउ द मैच लिस्ट करना है। लिस्ट 1 में क्या है? नेम रिएक्शन और दूसरा है प्रोडक्ट ऑब्टेनेबल। तो स्वार्ट्स रिएक्शन एल्काइल फ्लोराइड बनाने में यूज होता है। तो ए का आंसर हो गया प्यारे बच्चों 4, ए का आंसर हो गया 4। सैंडमेयर रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, ये आपके सामने थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी आपके सामने, जैसे स्वार्ट्स रिएक्शन, अगर हम स्वार्ट्स की बात करें तो ये एल्काइल फ्लोराइड बनाने में यूज होता है, जिसमें हैवी मेटल फ्लोराइड लिया जाता है। अब केवल हम चाहते तो आंसर टिक करके आगे निकल सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पास है, रिवीजन हो जाए, अच्छी बात है। हैवी मेटल फ्लोराइड आपके इनमें से भी कोई हो सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। COF2 केवल लिख कर आया था, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार हमने तो केवल AgF पढ़ा था, ये COF2 कहां से आ गया? तो चाहे वो सिल्वर का हो, चाहे मरकरी का हो, चाहे कोबाल्ट का हो, चाहे एंटीमनी के फ्लोराइड हो, इनको भी लिया जा सकता है। तो ये फ्लोराइड बनाने में यूज होता है। चलो, सैंडमेयर रिएक्शन जो होता है, जब बेंजीन डाइजोनियम आयन से हम Cu2Cl2HCl, Cu2Br2HBr या CuCN लेते हैं, तो रिस्पेक्टिवली ArCl, ArBr, ArCN यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड साइनाइड बनता है। यानी अगर Ar बेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आपके सामने साइनोबेंजीन बनता है। यह कहलाता है आपका सैंडमेयर रिएक्शन। तो अगर हम देखें तो सैंडमेयर रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो आपके सामने यहां साइनोबेंजीन लिखा हुआ है, तो बी को हमने 3 से कर दिया। अब यहीं पर सैंडमेयर अगर आपने देखा है तो आपको गटरमैन भी पता होना चाहिए। गटरमैन रिएक्शन में Cu2Cl2 नहीं होता, Cu होता है, CuHCl ArCl, CuHBr ArBr। कॉपर अकेला है तो गटरमैन, और कॉपर दुकेला है Cu2Cl2, Cu2Br2, CuCN, तो यह है सैंडमेयर। और जो यील्ड होती है वो सैंडमेयर रिएक्शन में गटरमैन रिएक्शन से ज्यादा होती है। चलो साहब, अगला आया आपके सामने वुड्स फिटिग रिएक्शन। जब एल्काइल हैलाइड सोडियम ड्राईथर के साथ रिएक्शन करता है तो RR टाइप का एल्केन बनता है, वो है वुड्स। लेकिन अगर एराइल हैलाइड लेते हैं सोडियम ड्राईथर के साथ तो वो होता है फिटिग रिएक्शन। लेकिन अगर हम दोनों को मिक्स कर दें, एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड और सोडियम ड्राईथर लें, तो एल्काइल वाला पार्ट इधर से आ जाएगा एल्काइल हैलाइड से, और एराइल वाला पार्ट आएगा और बन जाएगा आपके सामने प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं वुड्स एल्काइल पोर्शन लेके आ रहा है, फिटिग एराइल पोर्शन लेके आ रहा है। ये वाला पोर्शन आपका कहां से आया होगा? ये वाला पोर्शन आया होगा C2H5, मान लो Cl से आया होगा। ये वाला पोर्शन कहां से आया होगा प्यारे बच्चों? ये आपके सामने आया होगा क्लोरोबेंजीन से आया होगा। और ये देखना दोनों पार्ट, ये कौन लेके आया? वुड्स। ये कौन लेके आया? फिटिग। क्या हो गया? वुड्स फिटिग, और बन गया इथाइल बेंजीन। तो प्यारे बच्चों इसको हमने 1 से
मैच करा दिया। फिंकलस्टीन, फिंकलस्टीन रिएक्शन जो होता है प्यारे बच्चों, ये आयोडाइड बनाने में, एल्काइल आयोडाइड बनाने में, तो इथाइल आयोडाइड ये हो गया आपके सामने सेकंड। तो मैच करिए अगर आपके सामने, तो 4 3 1 2 आंसर आपके सामने हो गया थर्ड। प्यारे बच्चे बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना, ये फिंकलस्टीन है जो कि आयोडाइड बनाने में हुआ है। ये आपके सामने स्वार्ट्स है जो फ्लोराइड बनाने में हुआ है। ये आपके सामने वुड्स फिटिग है जो आपके सामने दोनों पार्ट ले लेता है, दैट ये वाला कहां से आया है, एल्काइल वाले पार्ट से, ये वाला आया एराइल वाले पार्ट से, प्रोडक्ट बन गया आपके सामने। और सेंड मेयर भी आपके सामने दे रखा है। तो इन रिएक्शंस को आपने अच्छे से देखा होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको डिस्कशन वाला पार्ट बहुत पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है। क्वेश्चंस तो केवल 15 है, लेकिन देखा जाए तो कंसेप्ट उससे भी ज्यादा थे। हमने ऐसे क्वेश्चंस को चूज किया है। अगर क्वेश्चंस भी ऐसे मल्टीपल कंसेप्ट को चूज किए गए हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन में उससे ज्यादा भी कंसेप्ट आपको दिए गए हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये डिस्कशन पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। आपका पेपर भी अच्छे से गया होगा, आप रिवीजन भी अच्छे से कर रहे होंगे। जो टाइम बचा है उसको और अच्छे से यूटिलाइज करिए। आगे भी जो अभी पेपर्स होंगे उनके सॉल्यूशंस भी आपके सामने आएंगे। मेहनत करिए, हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। आपने जो मेहनत करी है अब उसका फल मिलने वाला है। परिणाम कैसा भी हो उससे डेविएट मत होइए, बस आगे बढ़िए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। लेट्स क्रैक इट।